अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनने वालों को हैरत में डाल दे। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, जो आधी रात को किसी पार्टी से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक रुक गई और मौसम की खराबी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस रास्ते पर उनके साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। काशिफ और निदा अपनी गाड़ी में बैठे आधी रात के करीब एक पार्टी से वापस आ रहे थे कि अचानक काशिफ ने निदा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, निदा, क्या मैं आज तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। निदा ने कहा, यार तुम जानते हो ना पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। फिर निदा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो आसमान बिल्कुल सुर्ख हो गया था। आंधी ऐसी थी, आंधी क्या तूफान था। दरख्त भी आपस में टकरा रहे थे। लग रहा था जैसे अभी कोई दरख्त उनकी गाड़ी पे गिर जाएगा। निदा ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं। निदा काफी परेशानी की हालत में लग रही थी। काशिफ ने उसको हौसला देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अचानक कब्रिस्तान के पास एक झटके से गाड़ी रुक गई। अब निदा और काशिफ दोनों ही परेशान हो गए कि अचानक गाड़ी कैसे रुक गई। शायद पेट्रोल खत्म हो गया हो। तो काशिफ सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आया कि तुम्हें चलो पैदल ही छोड़ आता हूँ, घर करीब ही है। लेकिन निदा इस बात के लिए राजी नहीं थी कि उसे कब्रिस्तान के बीच से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। निदा और काशिफ एक दूसरे का हाथ थामे कब्रिस्तान के बीचों बीच गुजर रहे थे कि अचानक निदा ने अपने पैर पर कोई गिरफ्त महसूस की जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। निदा ने जब मोबाइल टॉर्च अपने पैर की तरफ मारी तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, और फिर सुनसान माहौल में उसकी चीख से एक खौफ की लहर पैदा हुई। कब्र से एक लाश का हाथ बाहर था जिसे निदा का पैर अपने गिरफ्त में ले रखा था। काशिफ ने निदा का पैर लाश की गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। निदा मुसलसल चीखे जा रही थी। काशिफ ने इधर उधर चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काशिफ ने एक बड़ा सा पत्थर लाश के हाथ पर दे मारा, और दर्द की वजह से निदा के पैर से उसकी गिरफ्त भी कम हो गई। काशिफ और निदा वहां से भागने लगे। अचानक सामने से एक लंबा आदमी कफन में लिपटा उनके सामने खड़ा था। चेहरे से तमाम गोश्त गायब था और जगह जगह से खून निकल रहा था। सफेद कफन खून की वजह से सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था, और उसका एक बाजू जिस्म के साथ लटक रहा था। अंदेशा था कि वो बाजू टूटकर अभी गिर जाएगा। कौन हो तुम? निदा ने कांपती हुई आवाज से पूछा तो लाश ने एक कहकहा लगाया। लाश ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। काशिफ ने डरते हुए कहा, मौत? निदा ने जमीन से मट्टी उठाई और लाश की आंखों की तरफ उछाल दी। इतने में वो दोनों वहां से भाग निकले और एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गए। निदा काशिफ से रोते हुए बोली कि ये लाश हमें क्यों मारना चाहती है, आखिर हमने ऐसा क्या किया है? काशिफ उसको दिलासा देते हुए कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों वहां से निकल गए। उसके बाद काशिफ और निदा दरख्तों की आड़ में छुपते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। उसके बाद वो सरपट भागते भागते बहुत दूर निकल आए। उनकी टांगे अब भागने में उनका साथ नहीं दे रही थी। सांस फूला हुआ था और दोनों थक कर चूर जमीन पर गिर गए। निदा और काशिफ दोनों भागते भागते बहुत थक चुके थे। अब उनके अंदर और भागने की हिम्मत नहीं थी। अब दोनों को बहुत भूख भी लग रही थी।
और दोनों ने नजर दौड़ाना शुरू कर दी कि कहीं रात गुजारने की जगह मिल जाए। अचानक उन्हें कहीं से धुआं उठता हुआ नजर आया। काशिफ को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि हो सकता है वहां हमारे खाने और रहने का इंतजाम हो जाए और कोई इंसान हमारी मदद कर सके। निदा ने कहा कि हो सकता है वहां कोई भूत हो। काशिफ बोला, क्या तुम्हारा कोई खास रिश्ता है भूत से? हर वक्त तुम्हें याद आते रहते हैं। और फिर बातों बातों में वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां से धुआं निकल रहा था। ये घर तो नहीं था बल्कि पुरानी खंडर नुमा हवेली थी। निदा ने सहमे हुए अल्फाज में कहा, ये घर तो नहीं लग रहा, इसमें रात कैसे गुजारेंगे? यहाँ तो भूत भी रहने से पहले 10 बार सोचेंगे। काशिफ चिढ़ते हुए बोला, यार एक तो तुम्हें भूत बहुत याद आते हैं। बस आज रात की बात है, कल सुबह होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर काशिफ और निदा घर में दाखिल हो गए। देखा कि पूरे घर में हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं, जैसे कोई बरसों से यहाँ पर रहता ही ना हो। कि अचानक बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आया और साथ बाहर का दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ बंद हो गया। उसके बाद दोनों पर जैसे कपकपी तारी हो गई। फिर दोनों ने अपने हवास काबू में करने के बाद डरे और सहमे अंदाज में आगे बढ़ने लगे तो देखा कि सहन में एक बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में मौजूद है और हाथ में बड़े दानों की तस्बीह है। जिक्र बारी ताला में मसरूफ है। काशिफ बूढ़े की तवज्जो हासिल करने के लिए खांसने लगा तो बूढ़ा चौंका। खांसी की आवाज पर एकदम अपनी आंखें खोल दी और पीछे मुड़कर काशिफ और निदा को देखा तो गोया हुआ, आ गए तुम दोनों, आज की रात तुम इस कमरे में बसर कर सकते हो। काशिफ हैरानगी से बोला, हमने तो आपको नहीं बताया कि हमें यहाँ रुकना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, जाओ कमरे में। वो एक कमरे की तरफ इशारे करते हुए बोला तो काशिफ निदा का बाजू पकड़ते हुए अंदर चला गया। वैसे भी वो बहुत थक चुके थे। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे के आतिशदान में आग सुलग रही थी जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसुकून था। पूरा कमरा जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। कमरे की छत पर एक फानूस लटक रहा था। दीवार पर खूबसूरत महंगी महंगी तस्वीरें लगी थी। दरमियान में एक मेज और उसके इर्द गिर्द सोफे खूबसूरत रंग के पड़े हुए थे। एक तरफ एक बेशकीमत बेड था। दोनों कमरे की हालत देखकर काफी परेशान हो गए कि इस खंडर नुमा हवेली में इस कदर सजे सजाए कमरे जिससे आंखें चुंधिया रही हो। निदा बिस्तर पर बैठते ही बोली, चलो कुछ आराम कर लेते हैं। काशिफ भी निदा के साथ ही लेट गया। निदा ने कहा, अब खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाए। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि कमरे में आवाज देकर 3 मुलाजिम दाखिल हुए। उन्होंने कई डिशें उठाई रखी थी और उन डिशों में अनवाओ किस्म के मजेदार खाने थे। उन्होंने डिशें मेज पर रख दी और बोले, आप दोनों का खाना हाजिर है, खाएं। उसके बाद वो मुलाजिम चले गए। उनके जाने के बाद ये दोनों उठे और खाना खाकर चैन की नींद सो गए। दोनों इस कदर थक चुके थे कि आंखें बंद करते ही गहरी नींद सो गए। हर तरफ हू का आलम, सन्नाटा और कुत्तों की भौंकने की आवाजें, जिससे दोनों की आंखें खुल गईं तो उन दोनों ने खुद को उसी कब्रिस्तान में पाया जहां से वो जान बचाकर भागे थे। उन दोनों पर कपकपी तारी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत डर चुके थे। इतनी सर्दी में भी उनको पसीना आ रहा था। उन दोनों को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने से नजर आया। फिर वो आदमी अब लाश के रूप में नजर आने लगा। लाश देखकर निदा के मुंह से फलक शिगाफ चीख निकली जिससे करबो जवार का इलाका दहल गया। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर चुका हूँ, इसलिए सोने के लिए तुमको अच्छा कमरा दिया, खाने के लिए बेहतरीन खाना दिया। अब तुम लोगों को मौत दूंगा ताकि कोई तुम लोगों को जुदा ना कर सके। फिर लाश का कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। निदा कांपती हुई आवाज में बोली, तुम हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? हमने क्या किया है जो तुम हमारी जान लेना चाहते हो? फिर लाश की खड़खड़ाती हुई दहशत भरी आवाज सुनाई दी, मोहब्बत, मेरी महबूबा को भी जालिम लोगों ने मुझसे दूर किया था, मुझे सजाए मौत दी थी, इसलिए मैं इस दुनिया में अब प्यार नहीं रहने दूंगा। लाश ने ये कहते हुए फिर कहकहा बुलंद किया और आगे बढ़ते हुए काशिफ को गर्दन से पकड़कर दूसरे हाथ से निदा को तो इन दोनों की चीखों से कब्रिस्तान गूंज उठा।
اتنے میں قریب آبادی کی مسجد سے اذان فجر سنائی دی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ اذان کی آواز سنتے ہی لاش کی بوکھلاہٹ دیدنی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ لاش کے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلا اور لاش اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ جھٹ کاشف نے ندا کا ہاتھ پکڑا اور سر پر بھاگنے لگا۔ قبرستان سے نکل کر وہ سیدھا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ندا بھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ اب دونوں بہت حیران ہو گئے اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی۔ ندا کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ گہری نیند سے دوچار ہو گئی ہو۔